तो लास्ट में जो डेल्टा जी का हमने फॉर्मूला देखा था, दैट वाज डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RD log A। इसमें मैं कुछ आपको बता रहा था, उसमें ये बता रहा था कि लॉग ढूंढते कैसा है। लॉग में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आता है एंटी लॉग में। तो मैं यहाँ पे एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो समझा देता हूँ। एक बार समझा दिया, फिर से इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में 12th में भी आपको एंटी लॉग निकालना आता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव वैल्यू का ही एंटी लॉग निकालना आता है। तो वो देख लो अच्छे से कि पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं और नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना है, लिखा मैंने log a इक्वल टू -4.9036। ये log a का वैल्यू है, लेकिन आपको log a नहीं पूछा है, log a के बजाय उन्होंने a पूछा है। तो जब उन्होंने a पूछा है तो आपको क्या करना होगा, इस नंबर का एंटी लॉग निकालना होगा। किसका एंटी लॉग? -4.9036 का। सही है? अब दूसरा क्वेश्चन, उसके साथ पैरेलल में जाते हैं। log b का वैल्यू दिया हुआ है +4.9036, और आपको उन्होंने b का वैल्यू पूछा है, तो ये होना चाहिए एंटी लॉग ऑफ 4.9036। समझा? और जब हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कौन है? 4 है, तो ये बन जाएगा 10⁴। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो था वो कौन था? 4 को निकाल दिया, तो अब ये वैल्यू बनेगा 0.9036। क्या बचेगा? 0.9036। क्या किया हमने? डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में होता है वो पावर बन जाएगा, और इस डेसिमल पॉइंट का 4 निकाल के वहां पे 0 लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 0.9036। अब आपको इसका एंटी लॉग निकालना है। किसका? निकालो कैलकुलेटर से, और जिसको पूछूंगा वही बताएगा, और जो आपस में बात करेगा वो खड़ा रहेगा पूरा घंटा, 1 आवर। ऑफर आज के लिए। क्या करना होता है? डिवाइडेड बाय 3558 प्लस 1 इनटू इक्वल टू 13 टाइम्स। यही है ना? कितना आ रहा है? 1.03। कल अरे एंटी लॉग कैसे निकालते? लिख के दिया था। अब ये मत बोलो कि ये नहीं किया था करके आपने। अब इतना भी याद नहीं रखोगे तो आप फिर आप लॉग टेबल से देख लो। आपके आंसर आपके सामने उठा कर रख दो। मैं कितना आ रहा है? 1.0। कैसे निकालते हैं एंटी लॉग? किसका एंटी लॉग निकालना है? मतलब अभी लगता है कि आपको आंसर भी देंगे ना तो भी पूछोगे तब नहीं बताऊंगा। कितना है? 0.9036। फिर क्या है? डिवाइडेड बाय 3558, फिर प्लस 1, फिर इनटू इक्वल टू 13 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आ रहा है? 8.006। तो ये रहेगा 8.006। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ b।
that will be the value of b. Okay. In positive terms, जब नेगेटिव टर्म्स की बात आती है तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कौन है, -4, तो ये बन जाएगा 10 to the power -5, एक से बढ़ा दो। कब, जब वो नेगेटिव में रहेगा तब, इसलिए मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूँ, पहले पॉजिटिव वाला बताया फिर नेगेटिव वाला। तो जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है उसको पावर में लेके जाओ और एक से नंबर बढ़ा दो, +1 नहीं बोला मैंने, क्योंकि +1 ये -3 हो जाता है, तो मैंने बोला उस नंबर को 1 से इंक्रीज करते हैं। कितने से इंक्रीज किया, 1 से, तो फिर 1 - 0.9036 करेंगे, तो यहाँ हम 1 से बढ़ा दिया और फिर बचे हुए नंबर को 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 - 0.9036 0.0964 into 10 to the power -5। अब आपको इस नंबर का एंटीलॉग निकालना है। into 10 to the power -5। दोनों में डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है, वो पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। पॉजिटिव का एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है वो पावर बन जाएगा, तो रिमेनिंग जो रहेगा 0 पॉइंट समथिंग, आप उसका एंटीलॉग निकालना, तो ये बन जाएगा उसका वैल्यू। जब नेगेटिव का होता है तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव है उसको जब पावर में कन्वर्ट करोगे तो उसको 1 से इंक्रीज करो, ये -4 है तो -5 बनेगा, -9 रहेगा तो -10 रहेगा, समझे। उसके बाद 1 में से ये जाने के बाद जो 0 पॉइंट समथिंग बचा है उसको 1 में से माइनस कर दो। नहीं समझा, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ और 100% आप ही के लिए देता हूँ मैं, और 1 मिनट का समय आपके पास रहेगा, ठीक है। जिसको पूछूंगा वही बताएगा। log d इक्वल टू -4.8760, इसके लिए आपको d का वैल्यू निकालना है। दूसरा है log e इक्वल्स टू +4.8760, और इसके लिए आपको e का वैल्यू निकालना है। आंतरिक वार्तालाप करने की जरूरत नहीं है। आंतरिक मतलब इंटरनल, वार्तालाप मतलब डिस्कशन। into equal to 13 times, equal to 13 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 हो गए थे। कितने लोगों का 10 to the power, तो पावर को निकाल दिया, पावर के साथ पकड़ा है 10 to the power -5, 1.33 into 10 to the power -5,
ओके, या तो आवाज बढ़ा दो या तो बैठ जाओ, दो ऑप्शन है। 10 to the power 4 वैल्यू कितना बड़ा कितना 7.5 ठीक है, बैठो। ओके है, तो ये है माइनस वाला और ये है प्लस वाला। इसको कैसे सॉल्व किया? 10 to the power 4 बना दो। जब 10 to the power 4 बनेगा तो कितना बचेगा? 0.8760। इसका एंटीलॉग निकालो। पहले इस नंबर को ब्रैकेट करो, उसके बाद करो डिवाइडेड बाय 3558 प्लस 1 और इनटू इक्वल टू 30 टाइम। तो आपका वैल्यू जो रहेगा वो कितना आएगा? ये माइनस, ठीक है, हो गया। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी 6.6 6.6 what is given? स्पॉन्टेनिटी। इसके पहले तक तो मैंने बताया था क्या हो गया क्या बाकी है। एक टॉपिक उसमें से बाकी था जो था बॉन्ड एंथैल्पी वाला, वो उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने खत्म करवा दिया था। और कैलोरीफिक वैल्यू वाला चैट इसमें नहीं होगा, वो भी खत्म करवा दिया था। सही है। अब इस स्पॉन्टेनिटी में हमको दो बातें पढ़नी थी। पहली डेल्टा एक्स का वैल्यू, आप उसमें देखोगे तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में लिखा होगा और कहीं पे ग्राफ होगा। इसमें एक ग्राफ एंडोथर्मिक के लिए होगा और एक ग्राफ जो रहेगा वो एक्टोथर्मिक के लिए होगा। एक में रिएक्टेंट का एनर्जी कम है और प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, और दूसरे में रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। और इसी ग्राफ से हमने ये देखा था कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सही है। उसके बाद का जो टॉपिक दिया है उसके नीचे लिखा होगा, क्या लिखा है? एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। तो पहले हमने डेल्टा एस और स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन देखा था, फिर हमने डेल्टा एस का और स्पॉन्टेनिटी का रिलेशन देखा था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? गिव फ्री एनर्जी। ये भी बताया था मैंने। डेल्टा जी उसका सिंबल था, उसके कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, वो फॉर्मूलेज वहां पे भी दिए होंगे। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है गिव फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है। वहां पे फॉर्मूला दिया होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 आरटी लॉग के। सही है। उसके बाद का जो टॉपिक दिया है वो कौन सा है? सॉरी, जस्ट उसके नीचे वो टेबल दिया होगा तो सुबह हमने पढ़ा था। किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगा और किस टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा, टेबल। ओके। हाँ, उसके आगे क्या दिया है? नहीं, थर्ड लॉ दिया है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ थर्ड लॉ हमने इनडायरेक्टली पढ़ा है। दोनों के दोनों लॉ एंट्रोपी के बारे में बताते हैं। आप एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर से एक बार पढ़ लेना, जरूर समझ में आएगा। सही है। मेरे साइड से इस चैप्टर को मैं यही पे क्लोज करता हूँ, मेरे साइड से। इनकेस आपको कभी ऐसा लगता है कि सर इनमें से ये टॉपिक रह गया है या कुछ क्वेरीज है, तो आप फ्री टाइम में आके मुझसे मिल सकते हो। मेरे साइड से 99% चैप्टर हो गया, 1% कुछ छूटा होगा बाय मिस्टेक, तो वो हम बाद में देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको बाद में रीओपन, मतलब ऐसा नहीं कि क्लियर केस ही क्लोज हो गया, रीओपन कर सकते हैं। उनमें जो न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक में, मतलब थ्योरी में के साथ और एक्सरसाइज में, वो न्यूमेरिकल्स आपको ही सॉल्व करने हैं। कुछ मैंने करवा के दिए हैं,
उनमें से कुछ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा करवा के दिए हैं। अब मैंने एक्स्ट्रा करवा के दिए हैं, इसका मतलब मैं टेक्स्ट बुक के पूरे करवा के नहीं दूंगा, दोनों सेम ही, एक्स्ट्रा तो या तो उनमें से करवा के दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करोगे, और कुछ समझ में नहीं आता है तो फ्री टाइम में आके पूछोगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। ये आपके बेटरमेंट के लिए। तो लास्ट वाला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 6.14 प्रॉब्लम एक्सरसाइज के पहले 6.14 है ना। अभी उसको नहीं पढ़ना है, वो एक क्वेश्चन छोड़ देना है। ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिए आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो जब वो चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो पढ़ के होने के बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में, मतलब सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, मैं तो बोल सकता हूँ आपको ऐसे ऐसा कर लो, हो जाएगा, कि उसका रीजन नहीं समझ में आएगा, और बिना रीजन से कुछ पढ़ना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको पता है। और इसलिए उस न्यूमेरिकल को अभी के लिए छोड़ दो, जैसे वो हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है हम उसको खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साइड से 99% खत्म हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल्स, हाँ न्यूमेरिकल से याद आया, अभी एनसीईआरटी बंद कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला इसका वैल्यू जूल में चाहिए, तो आर क्या होगा, सही, तो नहीं पता है। फिर मैंने बोला यहाँ पे टेम्परेचर दिया मैंने 300 केल्विन। अब मैं के का वैल्यू आपको बताऊं या लॉग के का बताऊं? मैं आपको के का वैल्यू बताऊंगा तो आपको लॉग निकालना पड़ेगा। लॉग के का वैल्यू बताऊंगा तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्या अच्छा है, लॉग के बता दो। चलो लॉग के का वैल्यू मैंने बता दिया 100, और आपको मैंने पूछा डेल्टा जी कितना रहेगा, तो क्वेश्चन कैसा है, इजी, मीडियम या डिफिकल्ट? इजी। अब मैं आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आज जेडब्ल्यू का जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। आज से जेडब्ल्यू मेंस मतलब कल से शुरू हुआ था, आज मेंस वालों का एग्जाम है, 24 आज है ना। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर दिया था, ये दिया था, ये वैल्यू मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूं, लेकिन उन्होंने लॉग के का वैल्यू दिया था। देखो उन्होंने लॉग के दिया, के नहीं दिया, मैं होता तो के देता, बाकी पूछता। मतलब उन्होंने क्वेश्चन को इतना इजी कर दिया कि बस आपको वैल्यू पुट करना है और निकालना है। और ऐसा सिंपल क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा, और सभी तो 4 के लिए होते, मतलब 4 मार्क के लिए पूछा। आप इससे समझ सकते हो कि आपको जाना कैसे है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो बहुत बड़ा एग्जाम है लेकिन उतने डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस नहीं आते। तो आप अभी से ये डिसाइड मत करो कि हमको जेडब्ल्यू करना ही नहीं है, पहले ट्राई तो करो, 1 साल 1.5 साल लड़ के देखो, नहीं हुआ तो फिर सोचो। अब पहले बोलो कि हमसे नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है। केमिस्ट्री में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया है, और उन्होंने और यहाँ पे वैल्यूज भी सिंपल ऐसे दिए हैं कि जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना आसान होगा। एक 300 दूसरा 400, तो मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया। अब डिवाइडेड में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने 4 मार्क के लिए पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, इस टाइप का तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ओके, तो हम लोग अभी जो टॉपिक हमारा हुआ था उस टॉपिक के क्वेश्चन देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन। जब तक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है कंप्लीटली, सेकंड क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ना है। ठीक है, राइट डाउन।
टेक्स्ट बुक क्लोज कर दो, इंसर्ट डेट। चेकर का नॉन फिजिबल। जूल पर केल्विन पर मोल। नॉन फिजिबल। फिजिबल है।
नॉन फिजिबल ही आएगा। पता है आपने बस लिखा भी, मुझे पता है। फर्स्ट हो गया कितने लोगों का? किसका नहीं हुआ? कौन सा फॉर्मूला यूज किया? यहाँ पे डेल्टा एच दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आएगा डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। ये भी रहेगा वेपोराइजेशन के लिए, ये भी रहेगा वेपोराइजेशन। सही है? सेकंड सॉल्व करो। हो गया किसी का? कितने लोगों का? जिसका आंसर नॉन फिजिबल आ रहा है, मतलब डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। ओके गुड। थर्ड सॉल्व करो। आवाज नहीं। थर्ड वन डन। देखो थर्ड के लिए हेल्प यही कर सकता हूं मैं, जब हमको डेल्टा एच निकालना था तो हमने क्या किया था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट किया था। और इसमें हमने बोला था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट विल बी 0। याद है? हाँ। सेम फॉर्मूला डेल्टा जी के लिए अप्लाई करना है, G of formation of product minus G of formation of reactant। और इसमें भी वही कंडीशन आएगी, if कोई स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में है तो उसका डेल्टा GF का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो ये दोनों सिमिलर वे से जाते हैं, अब हो जाएगा। ओके, फोर्थ बेनिफिट, फोर्थ वाले में ए और बी दोनों के सामने जो लिखा है वो उसका आंसर है, फिफ्थ वाले में
उधर ब्रैकेट में नहीं क्या कौन है टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना है। नंबर 3 हो गया, किसी का बाकी है नंबर 3? हो नहीं रहा है? हो रहा है? कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं हो रहा है? तब पूछो, फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। हाँ, हो रहा है ना क्वेश्चन नंबर 3? कौन सा फॉर्मूला यूज किया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? डेल्टा जी पूछा है ना, ये बता। ठीक है, क्या आएगा? डेल्टा जी इक्वल्स टू प्रोडक्ट, कौन है प्रोडक्ट?
6 moles of CO2, तो क्या आएगा इन ब्रैकेट 6 into CO2, या तो हम लिखेंगे F of CO2 प्लस कौन है 3 moles of H2O, यहाँ पे आएगा 3 into GF of H2O क्लोज। अब कौन आएगा रिएक्टेंट, कौन है रिएक्टेंट C6H6, कितने मोल 1, यहाँ पे आएगा 1 into GF of C6H6 प्लस क्या आएगा 15/2 into GF of O2। वैल्यू को पुट करते हैं, CO2 का वैल्यू कितना है -394.4, इसमें आएगा 6 into -394.4 प्लस H2O 3 into H2 के लिए कितना है -228.6 माइनस कौन है C6H6 कितना है +172 प्लस 0 क्यों आया, ये कौन से स्टेट में है स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में। अब कैलकुलेशन कर लो हो जाएगा। फोर्थ वन डन। फोर्थ वाले में गड़बड़ कहाँ पे करोगे पता है क्या आपको, एक का यूनिट किलो जूल है और दूसरे का यूनिट जूल है, तो ध्यान रखना है या तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो या फिर जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करो, लेकिन दोनों के यूनिट जो रहेंगे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, एक काम करो डेल्टा एस को आप किलो जूल में कन्वर्ट करते हो तो आने वाला आंसर भी आपको किलो जूल में आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो जूल के हिसाब से है। एक काम करो डेल्टा एस को जूल में कन्वर्ट करो, डेल्टा एस भी जूल में है तो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। गलती कहाँ पे हो रही है आपकी, आपने सीधा वैल्यू पुट किया लेकिन ये नहीं देखा ये किलो जूल में है और ये जूल में है। ऐसा करोगे तो आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात टेम्परेचर तो केल्विन में होना चाहिए और केल्विन में ही दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4 कितने लोगों का नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ?
ठीक है, जिनका नंबर 4 नहीं हो रहा है ध्यान दो। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के। अब आप मुझे बताओ, हमने अभी तक इस पूरे चैप्टर में एक ही ऐसा फॉर्मूला देखा है जिस फॉर्मूला में के आता है, कौन सा था? डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। सही है। अब आपको उन्होंने के पूछा है तो क्या पता होना चाहिए आपको? आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर दिया है, क्या पता होना चाहिए? डेल्टा जी। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने डेल्टा जी नहीं दिया है, डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया है। तो पहले आपको डेल्टा जी ढूंढना होगा। कैसे ढूंढेंगे? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। समझे? और ये जो डेल्टा जी आएगा वो यहाँ पुट करेंगे। तो डेल्टा जी ढूंढते हैं पहले। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच कितना है? 77.2 किलो जूल। उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो दैट विल बी 77200 माइनस टेम्परेचर कितना है 400 इनटू ये कितना है 122। सही है? करो 400 इंटू 122 हाँ 1 4 48800 48800 और ये है 77200। दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो 28400 जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। अब आपको जो डेल्टा जी मिला है उसको यहाँ पुट करो तो क्या बनेगा 28400 माइनस 2.303 इंटू आर। अब ये वैल्यू जूल में है तो आर का वैल्यू भी जूल वाला होना चाहिए। कितना होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर तो दिया है कितना 400 और आपको लॉग के ढूंढना है। पहले लॉग के ढूंढेंगे और वहां से के ढूंढेंगे। अब क्या करते हैं ये जो है इसको यहां लेके आते हैं और ये माइनस साइन लॉग के साथ ही रखते हैं तो क्या बनेगा लॉग के माइनस 2.82400 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2.303 8.314 into 400 therefore 28400 अपॉन इसका मल्टीप्लिकेशन करो 2.303 प्लस 8.3 2.303 into 8.314 into 400 7 6 5 658 सर 7658.8 7658.8। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस लॉग के कितना है 3.708 ये माइनस लॉग के है, हमको लॉग के चाहिए तो ये बनेगा log k इक्वल्स टू माइनस 3.708। अब आपको k ढूंढना है तो क्या करेंगे k इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.708। इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? ये बन जाएगा 10 टू द पावर -4। फिर क्या करेंगे 1 माइनस 0.708 ये कितना आएगा 0.2 कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 0.3 मान लेते हैं। ठीक है तो ये कितना आएगा 0.3। तो आपको क्या करना पड़ेगा 0.3 का एंटी लॉग निकालना होगा और उस वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा। हो गया। लास्ट वाला कैसे सॉल्व किया
हो गया? ये पहले वाले जैसा नहीं है, ये वाला एंट्रोपी वाला ये ना, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट लास्ट वाला। और आपको वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट द डेल्टा एस। डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव? दोनों के लिए नेगेटिव है, हाँ? और दोनों के लिए नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या थे? डेल्टा एक्स विल बी नेगेटिव, डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। So these are the conditions for the spontaneity of reaction, feasibility of reaction. जिनका नहीं हुआ है लास्ट वाला कंप्लीट कर दो, और जिनका हो गया है रीड करते रहना।